नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो अनकंडीशनल माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो बहुत लेट हो गई है और किसी वजह से जो है वीडियो लेट्स हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आने वाले समय में मैं जो है आपको थोड़ा वीडियोस जल्दी दूं और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का जल्दी से प्रयास करूं। तो अभी आप लोग के बहुत सारे जो है इनोवेटिव क्वेश्चंस हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, जो कि ग्रास रूट लेवल से आए हैं। और आप लोग जो साइट्स पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपको जो और लगता है कि इस फ्यूल इंडस्ट्री में इश्यूज आ रहे हैं, आज की डेट में जो है प्रेजेंट सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है और दोनों ही जो है ऑयल और गैस सप्लायर हैं बहुत बड़े। और इस समय जो है सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो गई है। और जैसे क्रूड ऑयल के जो हमारे प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं और सरकार किसी तरीके से भी सब्सिडी दे करके जो है अपना जो है सप्लाई को सुनिश्चित कर रही है। और जो है रशिया से जो है एक निगोशिएशन भी चल रहा है और कुछ ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए हैं कि मार्केट से कम रेट पे जो है इंडिया को क्रूड ऑयल मिले, जिससे कि हमारी क्रूड की डिमांड जो ऑयल की पूरी हो। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे जो है टॉपिक्स पे डिस्कशंस करेंगे। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, तो पेशेंस रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है आपकी क्वेरी को भी जो है मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो दोस्तों क्वेरीज का रिजोल्यूशन है या जो मैं अपने पर्सनल व्यूज़ देता हूं, ये एक एक व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। बिकॉज अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो इसके लिए वो जो है हज़ारों लाखों रुपए आपसे चार्ज करता है। और पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन लगाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक लाइफ टाइम वेंचर होता है, खासकर मुझ जैसे या आप जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है कि किसी तरीके से पेट्रोल पंप को प्रयास करके लगाया जाए। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हम आपकी एक एक क्वेरीज को कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से जो उसका रिप्लाई दिया जाए। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप करबंदा, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिजाइनर। तो दोस्तों, पहला जो एक बहुत ही आप लोगों ने जो है टेलीग्राम चैनल पे और आपने यूट्यूब से कमेंट किए हैं और मेरे पर्सनल विंडो पे भी एक दो कमेंट आए हैं कि इस समय जो है जियो बीपी ने अपनी जो फ्यूल की सप्लाई है, डीजल की सप्लाई, वो कट शॉर्ट कर दी है। उसको हाफ करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो ये जस्ट एक फियर डेवलप हो गया है कि ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये वही 2006 से लेके 2014 के बीच में जो स्थिति रही, 12-13 में जो स्थिति रही कि जियो बीपी के जो रिलायंस इनफैक्ट उस समय था कि रिलायंस के जो रिटेल आउटलेट हैं वो ड्राई हो गए थे। तो एक फियर जो है अननोन इस समय भी क्रिएट हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन आ जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट ये क्यों हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको टच करने की कोशिश करता हूँ। अपनी कंपनी पे ट्रस्ट बनाए रखिए। 2020 में जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रिलायंस के साथ जो है एक जॉइंट वेंचर जो किया, उनके कुछ स्टेक्स खरीद लिए, 49% स्टेक्स। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अब जियो और बीपी जो है मिलजुल के जो है RMBPL के नाम से जो है रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से कंपनी उन्होंने नहीं बनाई। उसके बाद उन्होंने जियो बीपी के नाम से जो है ब्रांडिंग की है कि किसी तरीके से जो है रिटेल आउटलेट जो है उनके जो पुराने एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट हैं प्लस नए जो प्रपोज रिटेल आउटलेट हैं, उसको जियो बीपी के नाम से जो है उसको एक ब्रांडिंग की जाए, रीब्रांडिंग की जाए। और एक आप अगर देखना चाहें तो मुंबई में जो पहला रिटेल आउटलेट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे बन रहे हैं, इनफैक्ट अब तो बहुत सारी जगह बन गए हैं। सो दे आर कमिंग अप विद मल्टीपल आई मीन फ्यूलिंग पॉइंट्स, जिसमें मल्टीपल फ्यूल मिलेगा, प्लस बहुत सारी सर्विसेज रहेंगी और बहुत सारे जो है आपके कन्वीनियंट स्टोर और बहुत सारे जो है आपके स्नैक्स और स्नैक्स के साथ साथ कॉफ़ी काउंटर, ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। तो रिलायंस बीपी, रिलायंस जियो की वो स्थिति अभी नहीं है, रिलायंस बीपी की अभी वो स्थिति नहीं है जो आप पहले फेस कर चुके हैं। जो इसकी वजह है दोस्तों, इसकी वजह है कि क्रूड ऑयल की भी जो है कॉस्ट है वो बहुत कॉस्टली आ रहा है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया ने जो है रशिया के साथ एक टाई अप तो किया है कि थोड़े से सब्सिडी के साथ 25% की जो है रिडक्शन के साथ जो है वो उन ऑर्डर भी प्लेस किया है इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL ने कि वहाँ से क्रूड ऑयल जो है रशिया से लिया जाए, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर्स अंडर USA एंड अदर कंट्रीज, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके बहुत सारे प्रेशर हैं कि एक तरीके से अगर इंडिया उनसे परचेज करता है तो इंडिया जो है वो रशिया को हेल्प करता है।
सो वो नहीं चाहते हैं कि हेल्प करें, बट इंडिया ने आउट ऑफ द एक बोल्ड डिसीजन लेके जो है, बिकॉज हमें जो है इंडिया में जो है फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करना है और उसे एक प्रॉपर कॉस्टिंग पे लेना है, प्रॉपर एक इस ऐसे रेट्स पे लेना है कि जिसमें जो है लॉसेस ना हो गवर्नमेंट को और जनरल पब्लिक को भी जो है बहुत ज़्यादा उसके प्राइस ना देने पड़े, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूल और ऑयल में जो है सरकारें गिर जाती हैं और सड़क पे जो है उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगते हैं जब फ्यूल बढ़ता है। आप ट्विटर पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं लोग कैसे सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। बट अभी स्थिति बहुत डिफरेंट है क्योंकि वाकई शॉर्टेज है और कई सारे कंट्रीज़ में जो है फ्यूल बहुत शॉर्ट है ना। हो तो अब आज की डेट में श्रीलंका में देख लीजिए, फ्यूल नहीं मिल रहा है, बहुत लंबी लंबी पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगी है, इवन आर्मी को लगाना पड़ा, इस समय की ये सिचुएशन है। उसकी वजह है कि वहाँ पे जो है एक तो फॉरेन एक्सचेंज की हालत बहुत ख़राब है, फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है उनके पास, और इस समय जो ऑयल की सप्लाई है वो शॉर्ट है, क्रूड ऑयल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर भी इंडिया ट्राई कर रहा है कि रशिया से जो है किसी तरीके से कम रेट पे लेकर के अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको मेंटेन कर सके। तो अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे कि जियो जो हमारा इसमें रिलायंस और जो बीपी है हमारा, उस समय जो है जियो बीपी में अभी वो स्थिति नहीं है जो उस समय पहले स्थिति आई थी। अभी जो है क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूल जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो बहुत कॉस्टली आ रहा है, तो अराउंड जो 25 रुपये पर लीटर का जो है इस समय हर कंपनी को, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वो लॉस हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉपर रेट पे दे रही है और कि जिससे कि अफोर्डेबल बना रहे, लोग उसको ले सकें। तो अब जो रिलायंस जो है जियो बीपी प्राइवेट कंपनी होने की वजह से जो है उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने जो है अपने डीजल की सप्लाई कट शॉर्ट की है, और जो जियो बीपी है इस समय मिल करके जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस फ्यूल को सप्लाई भी कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत सारे कर रहे हैं, नेटो कंट्रीज़ को कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ईस्टर्न यूएसए में भी जो है सप्लाई वो जियो बीपी की तरफ से जा रही है, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, इस समय प्राइजेस वहाँ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनियों के साथ लगा रहेगा। बट कहीं भी आपका विश्वास जो है वो जियो बीपी पे नहीं डगमगाना चाहिए, एक ब्रांड वैल्यू है, वो स्थिति नहीं डेवलप हो गई। आप निश्चिंत रहिए और आप इंटैक्ट रहिए। ये एक सिचुएशन जो है ड्यू टू एक वॉर क्रिएट हुई है, मुझे लगता है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो आपके पास सप्लाई है प्लीज़ उसको जो है आप एक रेगुलेट करने की आप भी कोशिश करिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो जहाँ प्रॉफिट्स कम होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी इस क्वेरी को थोड़ा बहुत एक मुझे लगता है कि रिजोल्यूशन मिला होगा। अब सेकंड जो क्वेरी बार बार आप लोग की तरफ से आती है वो ये आती है कि जो अनडिवाइडेड कैरेज वे है उसमें अगर 300 मीटर के अंदर कोई रिटेल आउटलेट सेम साइड या अपोजिट साइड में आ जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि आप इसमें जो है सर्विस रोड का प्रावधान करिए, जिससे एंट्री और एग्जिट की दूरी जो है इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन वो 300 मीटर के बियॉन्ड हो जाए। बट वहाँ पे आपके पास जो है ROW अवेलेबल होनी चाहिए। ROW का मीन्स राइट ऑफ वे, सरकारी ज़मीन होनी चाहिए। आप वहाँ पे सरकार ज़मीन जो सरकार के पास होनी चाहिए, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं होनी चाहिए, के पास नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ प्रॉपर राइट ऑफ वे है तो आपको मिनिमम 7 मीटर की सर्विस रोड बना करके इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन लेन के साथ 300 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें अप्रूवल मिलेगा, तभी गाइडलाइन का कंप्लायंस होगा। अदरवाइज आप रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो पावर है वो 28 जनवरी का जो जियो है 2021 का शायद, उसकी जो पावर है वो मिनिस्टर को है, वहाँ तक फाइल आपकी जाएगी। देयर यू कैन ट्राई फॉर द रिलैक्सेशन अगर आपको दिक्कत है। अगर ROW है तो यू कैन गो फॉर सर्विस रोड। अगर ROW नहीं है उस केस में जो है आपको प्राइवेट ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, ये ऐसे प्रावधान है गाइडलाइन के, और आपको उसमें सर्विस रोड का प्रावधान करना पड़ेगा जिसकी मिनिमम विथ 7 मीटर होगी, और आपको उसके लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम जो है खुद उसे अपनी कॉस्ट पे बनाएंगे और मेंटेन करेंगे। इससे सॉर्ट ऑफ क्लस्टरिंग के जैसे केस होते हैं, अगर 2 रिटेल आउटलेट नज़दीक आ जाएं, एंड सेम केसेस विद द इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन भी आता है तो इंटरसेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको मीट करने के लिए आपको सर्विस रोड का प्रावधान करना पड़ता है। तो जो प्रेजेंट गाइडलाइन है, अगर आपके सामने कोई मीडियन भी आ रहा है और आपको वहाँ पर राइट ऑफ वे है, आप सर्विस रोड को जो एक्सटेंड कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे अप्रूवल हम लोग ने लिए हैं और बहुत सारे अंडर प्रोसेस हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन प्रोसीड एड। अब इसमें जो तीसरी आपकी तरफ से क्वेरी आ रही है कि अगर अर्बन एरिया में किसका सर्टिफिकेट लगाएं,
तहसील का लगाएं कि पंचायत का लगाएं, या फिर एक क्या म्युनिसिपल लिमिट के अंदर अर्बन एरिया आता है। दोस्तों मैं बहुत क्लियर आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये क्वेरी आपकी तरफ से बार बार आती है, मुझे लगता है हर क्वेश्चन आंसर में मैंने टेकअप किया, बट आपकी लगता है क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हो पा रही, या जो ऑफिसर्स हैं NHAI के या मिनिस्ट्री के, वो जो है विमिस्कल तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं। जो 2013 की गाइडलाइन थी उसमें बहुत स्पष्ट था कि पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था। एक 20,000 तक की पॉपुलेशन थी और एक 20,000 के ऊपर की पॉपुलेशन थी। इस तरीके से उन्होंने जो इसको कैटेगराइज किया गया था, 20,000 से 1 लाख और 1 लाख से जो है ऊपर की, दो तरीके से कैटेगराइज किया था। सेम था प्राइवेट प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी और पेट्रोल पंप्स के लिए, फ्यूल स्टेशन के लिए। बट जो 2020 की गाइडलाइन है 26 जून की, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, अदर प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टीज में जो है केवल विद इन म्यूनिसिपल लिमिट ही अर्बन एरिया माना जाएगा और नहीं माना जाएगा। बट जो रिटेल आउटलेट और पेट्रोल पंप्स हैं उसमें बहुत क्लियर है कि पॉपुलेशन ही एक क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया मीट करता है और आसपास बिल्टअप एरिया है तो आप जो है इसमें एक वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और आपको अप्रूवल मिलना ही चाहिए। अगर आसपास बिल्टअप एरिया और पॉपुलेशन जो है 20,000 से ऊपर है, एक ही क्राइटेरिया है, बस आसपास बिल्टअप एरिया होना चाहिए। अब दूसरा आपका इससे कनेक्टेड सवाल है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, जो एक पॉपुलेशन का मिलेगा या एक जो बिल्टअप एरिया का मिलेगा। आप तहसील से ले सकते हैं, बट मिनिमम उसमें तहसीलदार के साइन होने चाहिए, लेखपाल के सिग्नेचर्स नहीं चलेंगे, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए और बहुत क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। अगर विद इन म्यूनिसिपल लिमिट है तो बात ही खत्म हो गई। आप म्यूनिसिपलिटी से लिखवा के ले आइए पॉपुलेशन क्या है और विद इन म्यूनिसिपल लिमिट है। बट आपको जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नहीं चलेगा। जैसे आप ब्लॉक प्रमुख का लाना चाहें या आप किसी उसका लेना चाहें, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं विलेज में, वहाँ उनका नहीं चलेगा। पर हाँ, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ही सर्टिफिकेट साइंड और स्टाम्प चलेगा। इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है और उस पर जो है आपको बहुत जोर देना चाहिए। और मैं कंसल्टेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका बहुत ध्यान रखें। लैंग्वेज इज़ वेरी क्रूशियल। उस जो आप सर्टिफिकेट या जो लगाते हैं साथ में अर्बन एरिया के सपोर्ट में, इसका बहुत ध्यान रखिए। और ये लैंग्वेज बहुत मैनिपुलेटिव भी है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखिए अगर आपको अर्बन एरिया में अप्रूवल चाहिए और आपके आसपास बिल्टअप एरिया है। तो मुझे लगता है ये क्वेरी भी आपकी रिजॉल्व होगी। अब आपकी जो एक क्वेरी बार बार आती है, या मैं आपसे कहूँ कि मैं आई वॉज शॉक्ड कि मुझे कॉल आई कि उनके साथ जो है फ्रॉड हो गया है, और ये कॉल जो है मुंबई से आई थी, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो अराउंड मुझे लगता है कि 26 लाख किसी ने उनसे ले लिए हैं और उनको LOI भी दे दी है और उनको बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के लेटर दे दिए हैं, और उनसे जो है पैसों के लिए के नाम पे बहुत सारे पैसे जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए हैं। तो नाउ अब मुझे उन्होंने बताया कॉल करके, उनसे मेरी बहुत दिन से बात हो रही थी कि अब उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है 1 महीने से। अराउंड 26 लाख रुपया दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद है और ये मेरी पूरी सिंपैथी है उनके साथ जिनके साथ ये हादसा हुआ है। बट आप इसका बहुत ध्यान रखिए। बहुत फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जिन पे आप जाते हैं और आपको बहुत जल्दी होती है पेट्रोल पंप लगाने की, आपको लगता है मौका निकल ना जाए, और आप जो है किसी भी अननोन आदमी को पैसे दे देते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसका बहुत ध्यान रखिए। मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मुझे इस वीडियो में टेकअप करने दीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया। तो मैं इसमें बहुत आगे नहीं जाऊंगा, बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इन फ्रॉड से बचिए। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप सही जगह पे जाकर के एक सही लिंक लेके जो है कहीं पे भी, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना आपके अप्रूवल के, बिना साइट के वेरिफिकेशंस के आपको LOI नहीं देती। और LOI को भी अच्छे से परख लें, जांच लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको इशू हुई थी बट उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज थे। और दूसरा इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन और लूँगा, एक जो एक फ्रॉड का मैटर है या जो एक मिसरिप्रेजेंटेशन का मैटर, मैं उसकी बात लूँगा। किसी जो है एक नई लाइसेंस होल्डर ने किसी को जो है LOI दे दी और बाद में पता लगा कि उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड गैस ने उनको ऑथराइज ही नहीं किया कि वो दूसरों को LOI इशू कर सकें। उन्होंने भी अराउंड 5-7 लाख रुपया दे दिया था। तो बाद में जब मैंने मेरे से कुछ कम्युनिकेशन हुआ, तो क्योंकि उनकी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी 5-7 लाख रुपया देने के बाद में, कुछ उनकी NOCs भी फंस गई थी, कुछ टाउन प्लानिंग वगैरह में, तो मुझसे कुछ हेल्प चाह रहे थे। फ़ोन से बात होती थी जैसे मैं लोगों की करता हूँ।
तो हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर कॉल अटेंड करता हूँ, मैं समय देता हूँ कि इस समय पे आप बात करिए मेरे से। तो बाद में जब उन्होंने मिनिस्ट्री से उसको चेक किया तो बाद में पता लगा कि वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। नाउ इज ट्राइंग हार्ड कि वो अपना 5-6 लाख रुपए का जो है रिटर्न लेने कैसे लें। तो मुझे लगता है दोस्तों, यहाँ बहुत कॉशियस रहिए, चेक करिए चीज़ों को कि किसको साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना, बिकॉज ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। और मुझे बहुत दुख होता है जब आपके इस तरह के मैसेजेस और कॉल आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप बहुत बच के रहिए। आप जो है प्रॉपर जगह पे जा कर के ये अपने डॉक्यूमेंट्स को दीजिए और डिस्क्लोज करिए। और कोई भी अगर आपसे पैसे तुरंत पहले मांगता है तो मुझे लगता है कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि पुलिस भी ऐसी कंप्लेंट्स को लॉन्च नहीं करती। फिर आपको जो है उसके लिए साइबर क्राइम के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है और एक बहुत बड़ा हैसल और मेंटल टेंशन है। अब उसको कहाँ ढूंढेंगे। तो मैंने जब उनकी एलओए वगैरह देखी तो जिसके नीचे नाम लिखा था, मैंने उनको भी जब सर्च करना चालू किया तो बाद में वो कंपनी के अधिकारी निकले, बट उनके केवल नाम लिखे थे, ना कोई सिग्नेचर था ना कुछ था। और बहुत से डॉक्यूमेंट्स मुझे देखने में ही फेक लग रहे थे, बिकॉज एलओए की लैंग्वेज ही बहुत डिफरेंट थी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बहुत कॉन्शियस रहिए। जो फ्रॉडलेंट जो इस तरह के पोर्टल्स हैं, जो लिंक्स हैं, उनसे बच के रहिए। और आप किसी भी अरे गहरे को ऐसे पैसा मत दे दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी आर्किटेक्ट से जो इस फील्ड में काम कर सकता है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ बहुत अपने आप को बचा करके रखिए, बचा के चलिए। तो अभी एक मेरे पास कोई केस आया है, वो केस मेरठ का है, मैं थोड़ा आपको डिस्क्लोज भी कर दूं। जो सर्विस रोड एग्जिस्टिंग है, ठीक है, मैं इससे दो रिलेटेड क्वेश्चंस को एक साथ क्लब करूंगा, क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करूं। जब एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है तो उसमें एक जो चेकलिस्ट लगती है, वो फर्स्ट चेकलिस्ट लगती है ए। उसमें जो है बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, बट एक लिखा होता है कि साइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, साइटिंग की कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है, बिकॉज एग्जिस्टिंग सर्विस रोड पे क्योंकि मेन कैरेज वे से ट्रैफिक अलग जा रहा है, और ये मान के चलते हैं कि सर्विस रोड पे लोकल ट्रैफिक आ रहा है, तो उसमें कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट या ब्लैक स्पॉट बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज स्लो मूविंग ट्रैफिक मान के चलते हैं। तो उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं 2020 की गाइडलाइन में। लेकिन अभी एक केस में जो है मेरे पास किसी ने लेटर भेजा, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि भले ही आपका सर्विस रोड पे है, क्योंकि साइटिंग की कंडीशन लगी है, तो आप जो उसमें बी चेकलिस्ट है रूरल एरिया की, वो भी करके भेजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा। तो दोस्तों, इट्स वेरी रेडिकुलस और ये बहुत ही विमिंसिकल और एक बहुत ही, जिसे कह रहे हैं, आर्बिट्रेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग है एनएचएआई के अधिकारी की। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो चेकलिस्ट भी आप मांग ही नहीं सकते, पर उनसे क्यों मांगी है उन्होंने, वो कहते हैं जी मैं फॉलोअप नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया, वट एवर आर द रीजन, हम सब समझते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को देखिए। और अधिकारियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से जो अधिकारी हैं, चाहे वो ऑयल कंपनी के हों चाहे वो एनएचएआई को, वीडियोज़ को देखते हैं और उनके भी इनपुट्स आते हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल हो रहा है, एग्जिस्टिंग सर्विस रोड में कहीं नहीं लिखा कि उस सर्विस रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बट कई सारे केसेस में एनएचएआई वाले कहते हैं कि आप इसको अदर प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में 5.5 मीटर कर दीजिए और पेट्रोल पंप में 7 मीटर कर दीजिए। तो बट एग्जिस्टिंग जहाँ पे सर्विस रोड है वहाँ पे जो हमारी जो ए चेकलिस्ट लगती है उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि आप ही ने जो है रोड छोटी बनाई है, बट वो सर्विस रोड एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग है। बट कहीं पर आप 7 मीटर और 5.5 मीटर की बात करते हैं, हालांकि ऐसा रूल नहीं है, बट ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए मुझे लगता है ये हम कर सकते हैं, बट ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। ये मैं पॉइंट बहुत सारे एनएचएआई के अधिकारी से डिस्कशन कर चुका हूँ, और मैं इसमें जो है मिनिस्ट्री में भी इसको डिस्कशन करने का प्लान कर रहा हूँ। तो अब ये देखना ये है कि ये किस कहीं कहीं पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसकी विड्थ एक्सटेंड की जाए, तो उस केस में क्या एनओसी नहीं मिलेगी, जबकि एग्जिस्टिंग सर्विस रोड पे इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप उसकी विड्थ को बढ़वाइए। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा जो है डिस्कशन की ज़रूरत है और एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। आपका क्या व्यू है? मैं चाहता हूँ कि आपके भी इनपुट्स आने चाहिए। और इसमें जो है ड्रेन की विड्थ की बात हो रही है, मैंने क्वेश्चंस लिया, मैं थोड़ा एक्चुअली आपकी क्वेरीज को पढ़ भी रहा हूँ साइड से। तो इसमें एक ड्रेन का क्वेश्चन आया है कि क्या अदर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में ड्रेन 2 मीटर का ही बनाना है? ऐसे कोई नॉर्म्स हैं कि मिनिमम 2 मीटर का ही हो? और जो है पेट्रोल पंप में तो 2 मीटर का हम लोग अलाउ बना ही रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कहीं पे भी नहीं है, मैंने इस क्वेरी को पहले भी टेकअप किया था। अगर किसी का इंडिविजुअल हाउस है
मान लीजिए उसका छोटा सा फ्रंट है 10-12 फीट का, वो अगर NH से एक्सेस ले रहा है तो उसको भी परमिशन लेनी है, ऐसे गाइडलाइन के प्रावधान है। तो छोटे से 10 फीट के लिए क्या वो 2 मीटर का ड्रेन बनाएगा, यानी कि 6 फीट का लगभग ड्रेन बनाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक जो है एक आर्बिट्रेरी स्टाइल है वर्किंग की, और इस तरह के ऑब्जेक्शन लगाना सही नहीं है। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन सपोर्ट करती है ड्रेनेज की और सरफेस रन ऑफ की, जो हमारे रेंस होते हैं, और प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोविज़न किए गए हैं, तो अदर प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी में 1 मीटर ड्रेन की वर्थ क्लियर होनी चाहिए, पर वो स्पान इंटरनल है, आउटर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी ये वाली क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। बट आपको इसके लिए अगर कोई मना करता है तो आपको जो उसके SP13 वगैरह वो ले करके जाना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो स्टैंडर्ड ड्रेन है उनका, जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है NHAI की, वो मिनिमम 2 मीटर है, पर कहीं ये नहीं लिखा कि आप 2 मीटर बनाइए। तो मुझे लगता है कि कंसल्टेंट्स को इस पर फाइट करना चाहिए, और जो अप्रूवल लेना चाहते हैं एप्लीकेंट, उनको भी इसके लिए फाइट करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं मैंडेटरी नहीं है फॉर अदर प्रॉपर्टी इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनफैक्ट पेट्रोल पंप्स के लिए भी मैंडेटरी नहीं है मेरे हिसाब से। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक बहुत ही एक डिफरेंट अभी केस है हम जिसकी बात कर रहे हैं, कि किसी ने प्रोविजनल NOC ली, उसके बाद जब वो NOC लेने के बाद वहाँ पे आपको पता है प्रोसीजर क्या है। जो कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट होता है वो जा कर के कंपनी की तरफ से प्रपोजल बनाता है, या जो LOI होल्डर होता है उसकी तरफ से प्रपोजल बनाता है, फाइलें बना के देता है। NHAI या PWD NH डिवीज़न में जो है फाइलें सबमिट होती हैं, डिपेंड्स करता है कि किसके पास वो है। उसके बाद उनका कंसल्टेंट विजिट करता है जो उस स्ट्रेच को देख रहा होता है। उसके बाद कंसल्टेंट के बाद जो है NHAI के अधिकारी भी विजिट करते हैं, फिर सबके साइन होते हैं, और आजकल 2020 की गाइडलाइन में कंसेशनर के भी साइन होते हैं। कंसेशनर में इसकी जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो टोल टैक्स चला रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसके भी सिग्नेचर होते हैं। तो अब जब फाइनल NOC के लिए गए तो पता लगा कि तकरीबन 250-300 मीटर का फ़र्क आ गया है। पर अमेजिंगली जो NOC जिस खसरे पे हुई है, जिस विलेज पे हुई है, खाते पे हुई है, लैंड का आइडेंटिफिकेशन वही है। दोस्तों मुझे अब बताओ यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है। अगर आर्किटेक्ट कंसल्टेंट की मिस्टेक हुई है तो NHAI के कंसल्टेंट ने, क्योंकि बाउंड्री बनी थी, उनसे कैसे चूक हो गई, फिर NHAI के अधिकारी से कैसे चूक हो गई। उसके बाद जब उस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन चालू किया, उसके लिए भी कंसल्टेंट होता है। जैसे हम लोग भी बहुत सारे कंपनियों के लिए सुपरविज़न करते हैं, हमारे पास PMC रहती है कई कंपनियों की, तो हम लोग भी सुपरविज़न करते हैं। बट सबसे पहले जाके चेक करते हैं कि अप्रूवल ड्राइंग से क्या वेरिएशंस हैं शेप में और चैनेज में, क्या वहाँ भी चूक हो गई। अब फाइनल NOC आने पे जो है ये मुद्दा हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे। क्या नए चैनेज पे फाइनल NOC होनी चाहिए, क्या NHAI दे सकती है, या कोई और आपके माइंड में हो तो आप प्लीज़, मैं इसके इनपुट चाहता हूँ। इसका जवाब मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसका जवाब मैं अगर देने लगा तो 20-25 मिनट उसी में लग जाएंगे। तो कुछ क्वेरीज़ को मैंने अटेंड कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस को आपके अटेंड कर लिया है। मुझे उम्मीद है रेजोल्यूशंस आपको मिले होंगे कुछ ना कुछ, और माइंड आपका जो है कुछ ना कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए, और उन पे आपके इनपुट्स जो है कमेंट्स की तरफ से आने चाहिए, क्योंकि आप लोग, मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ व्हाट्सएप कॉल पे कोशिश करते हैं कि कॉल कर लें या किसी तरीके से पर्सनल विंडो पे चले जाएं, तो ऐसा कोई रिप्लाई देने का प्रावधान नहीं है। उसमें मैंने 1-to-1 सपोर्ट जो है एक मिनिमम चार्जेस के साथ मैंने लगाया है, तो मैं नहीं चाहता कि उसको आप ऑप्ट करें, बट कोशिश करिए कि कमेंट्स पे ही जाइए तो आपको कमेंट्स का रिप्लाई मिले। तो अभी बहुत सारी वीडियोस की बात करनी है, और एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इंडिया में कैसे बनी और कैसे आज की डेट में वो प्रोसीड कर रही है और फ्यूचर क्या है, उस पर भी एक बहुत इनोवेटिव वीडियो बनाने, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। और वो वीडियो मैं जल्दी ही विदिन वीक और 10 डेज उसको भी जो है मैं एयर करूँगा। और मुझे लगता है कि आप लोग का इस तरीके से प्यार, मोहब्बत और स्नेह मिलना चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बहुत ही कीमती चीज़ समय देने के लिए। आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, आपके व्यूज़ आते रहने चाहिए, जिससे एक मेरे लिए इनकरेजिंग होता है, वो होता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।